चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और मूव की। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और मैक्सिको पर जवाबी टैरिफ लागू कर दिया है। ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका इससे बढ़ गई है। जवाब में चीन और मैक्सिको ने जवाब भी दे दिया, अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। ट्रंप के फैसले से पूरी दुनिया में बड़ा असर होगा, यह कहा जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका इज बैक। चीन, कनाडा और मैक्सिको के बाद ट्रंप ने 2 अप्रैल को कह दिया, ओपनली कह दिया, 1 घंटे 40 मिनट का भाषण था जब वो कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, कि भैया 2 अप्रैल से मैं टैरिफ जो है रेसिप्रोकल टैरिफ वो होता है कि जो हमारे पे जितना टैरिफ लगाता है मैं उस पर उतना ही लगा दूंगा। कह दिया नाम लेकर के भारत पर लगाने जा रहा हूं। अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को ट्रंप ने संबोधित किया, 2 बार नाम लिया भारत का। कहा कि भारत 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इज बैक, अमेरिका वापस आ गया है। उन्होंने कहा कि 43 दिन में जो हमने किया है ना, वो अमेरिका की कोई सरकार पिछले में कुछ कर नहीं पाई। अब सवाल यह है कि भारतीय, हमने देखा है शेयर बाजार पर भी उसका असर पड़ता है, वो लगातार नीचे चला जाता है, नीचे जा रहा है। हमने देखा 1000 अंकों की गिरावट बीच में आई थी। जो भारतीय मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो भारतीय गुड्स है जो अमेरिका जाती हैं, उस पर अगर इस तरीके का टैरिफ लगेगा तो भारतीय बाजार में भी खलबली है। जाहिर सी बात है, अमेरिका बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो उस तरीके से अफोर्ड कर सकता है। लेकिन भारत को, चीन को कहना, कनाडा को कहना और बाकी देशों को कहना और उनका जवाब देना, उस पर क्या असर पड़ता है वो एक अलग है। लेकिन अभी पीएम का हो करके आना और उसके बाद बार बार जो है सब, जिसे क्या कहते हैं, एक हंटर सबके लिए, कि अमेरिका को महान बनाना है। अब इसमें दोनों देशों के रिश्तों की वो कसम भी खाते हैं। लेकिन हमारे पे फर्क कितना पड़ने वाला है। हमने भी जो टैरिफ है भारत ने वो घटाया था। इस बार हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक कारें हैं, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाने को लेकर के कहा, जो कुछ कहा, एक बार ये सुनिए। India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. हमने पहले भी कोशिश की है समझने की, इतना आसान कई बार ये लगता नहीं है और कई बार ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देगा। क्योंकि इसके, आप जिसे कहते हैं ना कि इंडिया, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज़ें बहुत सारी उठती हैं, तो ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही सुनाई देती है कि भारत को बहुत नुकसान हो जाएगा, आपने तो दोस्त बनाया था, वो तो भारत के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि तो सबके लिए, इंडिया का अलग नाम लेता है, क्योंकि इंडिया जो है कितनी बड़ी इकॉनमी है, सारी दुनिया जानती है। समझते हैं, बात करते हैं, आपको समझाते हैं, क्योंकि अखबार पढ़े हैं और हमें लगा कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, अर्थशास्त्री की नज़र से, पॉलिटिशियन की नज़र से, और हमारे सामरिक हित क्या हैं उस नज़र से, और भारतीय बाज़ार की नज़र से, और एक यंगस्टर होने की नज़र से भी, जो कहते हैं कि भारत एक यंगेस्ट नेशन है और आने वाले वक्त की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो क्या अमेरिका ऐसा अफोर्ड कर सकता है कि ये भारत के खिलाफ कुछ एजेंडा है? सामरिक तरीके से समझेंगे हम इसे, क्योंकि आर्म्स का सबसे बड़ा ट्रेड होता है और इसी के ऊपर बात हुई। अभी जब गए थे प्रधानमंत्री मोदी, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रक्षा विशेषज्ञ। पैनल मेरा है इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रूपिंदर सचदेव जो कि इस टैरिफ पॉलिसी को, भारतीय बाजार पे पड़ने वाले असर को और अमेरिका को बहुत अच्छे से समझते हैं, और प्रदीप सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमें समझाएंगे कि किस तरीके से, क्या जो कुछ दिख रहा है सिर्फ वही है या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले रुपिंदर आपसे शुरू कर लेता हूं। आप मुझे ये बताइए कि 1 घंटा 44 मिनट का वो भाषण देते हैं, मुझे नहीं पता वो चीन को क्या कहते हैं, चीन का जवाब आ जाता है कि साहब युद्ध करना चाहते हो ना किसी भी तरीके का। अब युद्ध आजकल तो तमाम तरीके का युद्ध होता है। अब वो जाहिर सी बात है, वो ट्रेड वॉर की बात ही कर रहा। वो कह रहे कि युद्ध करना चाहते हो तो ठीक है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, वो कह सकता है, ठीक है, हमारा थोड़ा ना वो चीन जो है, कनाडा जवाब दे चुका है,
वही वही यार्डस्टिक जो है वो हमारे लिए भी है, और हमसे जो है कोई क्लोज अलाय है नहीं, ये ट्रम्प कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा, ये ट्रम्प कह चुके हैं। ऐसे में भाई संसद में 2 बार इंडिया का नाम लेना, भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है, 2 अप्रैल से लागू कर दूंगा, 1 अप्रैल जो है फूल्स डे नहीं है, तो क्या फिर 2 अप्रैल से भारत पे ये क्या इम्पैक्ट है, और ये अमेरिका का क्या मिशन है, बाकी देशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं अभी इस पीछे ले जाऊंगा। अमेरिका इज ग्रेट, ठीक है वो रहे, क्या भारत का इसमें नुकसान कितना कर रहे हैं वो? थैंक यू सचिन, प्लेजर आपके साथ और आपके एमिनेंट पैनल के साथ। यू ऑलवेज कंडक्ट सो ब्यूटीफुली और बहुत सही टॉपिक आप डेप्थ में जा रहे हैं। अव्वल तो यस, ये जो रेसिप्रोकल है ये दुनिया भर में सारे देशों के लिए, चाहे उसके अच्छे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। अब आप कनाडा से अच्छा कौन अमेरिका का मित्र पार्टनर होगा जो बिल्कुल पड़ोसी है। पड़ोसी ही नहीं, मेक्सिको तो ये कहता है और कनाडा कहते हैं हम तो रूममेट हैं, मतलब हम एक ही घर के अंदर रूममेट्स है, राइट। तो उन पे भी लग रहे हैं, जापान पे भी, यूरोप पर भी, तो सब पे है, तो वो हम पे भी है। सो ऑन द वन हैंड, बट उसको फैक्टर करना होगा, दैट्स वन। दूसरा, इसने इंडिया के 2 बार नाम लिया और दोनों में फैक्ट है, पर एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कई बार मैं देख रहा हूँ आज हमारे मीडिया में, जो उसने कहा कि 100% इंडिया टैरिफ लगाता है, उसने ये नहीं कहा कि सारी चीजों पे, उसने कहा कि इंडिया हमारी कार्स पे 100% लगाता है, राइट। तो वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना, ये नहीं कि इंडिया हर चीज पे 100% और इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। इसमें जो दर्शक देख रहे हैं, मैं ये एक और अपडेट भी कर दूं, इस बार वो 70 के करीब आ चुकी है, उसको घटा दिया गया है, और इस बजट में वो जो है बाकायदा वो कारों पर ड्यूटी घटी है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो उसने वो एग्जाम्पल दिया, पर वो उसमें वो लॉस्ट हो जाता है तेजी तेजी में। तो ये चल रहा है कि ट्रंप कह रहा है कि इंडिया हर चीज में 70 या 100% लगाता, वो नहीं, उसने कार्स का कहा है। और वैसे भी देखिए, टैरिफ्स की जहां तक बात है, वन सेकेंड थोड़ा इंटरनेशनल पे वापस आता हूं मैं। अमेरिका का जो वेटेड एवरेज है, जितने सारे गुड्स इंपोर्ट करता है, जितना माल वो खरीदता है, एवरेज उसकी इंपोर्ट ड्यूटी हुई ना, टैरिफ करीब है 2.5 से 3%। एवरेज, वेटेड एवरेज सबका मिला के आपकी यूरोपियन यूनियन का करीब है 7.5%। तभी वो यूरोप के में कहता है कि यूरोप तो हमसे दुगना चार्ज करता है। तो यूरोपियन यूनियन का करीब 7.5% एवरेज वेटेड टैरिफ है। चाइना का करीब 8.5% है एवरेज वेटेड, जितने हजारों आइटम्स अलग अलग हम सबका मिला के। भारत का करीब 10% है, राइट। तो वो फैक्ट है, ओके। अब वो किस लिए कैसे, दैट्स व्हाट। सेकेंडली, जो भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा, यस पड़ेगा। एक तो मुश्किल आएगी, मुश्किल नहीं आएगी, उसका हो जाएगा। ये बात नहीं है कि देखिए, जैसे कार्स की बात ले लीजिए, वो कहता है कि इंडिया हमारी कारों पे मानो 70% ड्यूटी लगा रहा है। अब रेसिप्रोकल का ये मतलब नहीं होगा कि भारत की कारें अमेरिका जाएंगी, उन पे भी 70 लगेगा, क्योंकि भारत की तो कोई कार जाती ही नहीं, हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते अमेरिका को, राइट। तो उस केस में क्या होगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए मसाले हैं, ओके। हम मसाले एक्सपोर्ट वहां करते हैं अमेरिका में, पर हम मसाले इंपोर्ट जो भी करते हैं, तो वो इक्वल टू इक्वल नहीं रहेगा। तो ये क्या करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे। कि जैसे मान लीजिए, अगेन कार्स का एग्जांपल लीजिए, हमारी कार कोई एक्सपोर्ट होती नहीं है, पर उन्हें वो बैलेंस करना है, तो वो हमारे ऑटो कंपोनेंट्स पे या किसी और सेक्टर पे, हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी पे लगा देंगे। उन्हें तो मतलब है कि मैं पैसे की बराबरी करूं, दैट इज वन। सेकेंडली, जिस सेक्टर पे हमें असर पड़ेगा इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स के अलावा, उसने अनाउंस किया एल्यूमिनियम, स्टील और लंबर पे 25%, राइट। हमारे को फर्क पड़ेगा एल्यूमिनियम और स्टील पे। हमारा करीब $1 बिलियन एल्यूमिनियम जाता है सालाना, और करीब 500 मिलियन स्टील जाता है। अब एस्टिमेट ये है कि इन पे जो टैरिफ बढ़ेंगे, 25% अगर टैरिफ बढ़ गए, तो करीब 30 से 40% हमारी एक्सपोर्ट कम होने की चांसेस हैं। अमेरिकन बायर्स हमसे कम खरीदेंगे, तो इंडियन कंपनीज हैं, इनको या तो वो वो बिक्री कम हो जाएगी इनकी, या इनको ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढनी पड़ेंगी, लाइक यूरोपियन यूनियन या जहां भी एटसेट्रा, राइट। तो ये कुछ, और उस पर भी फिर डिपेंड करेगा। स्टील पे कह रहे हैं अगर, तो स्टील में कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, 10 टाइप के स्टील्स हैं, किस पे क्या पड़ेंगे, तो वो आकर अभी आगे देखेंगे हम। सिमिलरली एल्यूमिनियम शीट्स है, एल्यूमिनियम कॉइल्स हैं, इत्यादि इत्यादि। तो फर्क पड़ेगा, यस। अब यह है कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह के ये ड्यूटीज लगेंगी। मैं टैरिफ पे ओवरऑल एक चीज और कहता हूं, ट्रंप जो देखते हैं टैरिफ को, ट्रंप ये नहीं देखता, अव्वल तो उसका ये मानना है पिछले 40 साल से, जब से 1980 से बोलता रहा है कि दूसरे देश हमें लूटते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं, अनफेयर है हमसे। तो एक तो वो है कि दूसरों को मैं बैलेंस करूं, बराबर करूं। पर दूसरा जो ट्रंप देखता है कि टैरिफ एक जरिया है अमेरिकन गवर्नमेंट को पैसे कमाने का। तभी वो बार बार बोलता है कि टैरिफ्स विल मेक अस वेरी रिच। अब वो बात दूसरी है कि वो
जो टैरिफ है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो अमेरिकन बायर ही दे रहा है, तो ये तो एक्चुअली टैक्स पड़ रहा है अमेरिकन बायर के ऊपर ही, राइट? चाहे हमारा माल नहीं बिक रहा है, बट वो ये दिखा रहा है कि ये टैरिफ से मैं रेवेन्यू क्रिएट करूंगा। ये एक इनफैक्ट ट्रंप की पार्टी में एक तबका ये भी मानता है, एक बहुत ही थियोरेटिकल सेंस में, कि हम टैरिफ इतने कर देंगे कि अमेरिका से हम इनकम टैक्स मिटा देंगे, कि जितनी हमें इनकम चाहिए, मतलब जितनी अर्निंग चाहिए सरकार को, वो सारी हम टैरिफ से ही ले लेंगे और इनकम टैक्स हटा देंगे। तभी ट्रंप बार बार ये कहता है टैरिफ्स विल मेक अस रिच। दूसरी बात, यस, टैरिफ्स बढ़ाने से अमेरिका में महंगाई होगी। अमेरिका का फल सब्जी मेक्सिको से करीब 30% फल सब्जी आता है, राइट? अब उन पे टैरिफ लगेगी तो अमेरिका में सारी फल सब्जियां महंगी होंगी, अंडे ऑलरेडी हो रखे, वो छोड़िए। तो ये जो टैरिफ की ये जो महंगाई होगी, ट्रंप का ये सोचना है कि टैरिफ से मैं जो सरकार ये पैसा 43 दिन में जो पिछले 5-4 साल से नहीं चेंज हुआ, उन्होंने 43 दिन में जो कर दिया 1 घंटा 44 मिनट के भाषण में बता के, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूँ, फिर मैं इंडिया वापस लेकर के आता हूँ। तो पिछला जो है ट्रंप का चुनाव मैंने भी कवर किया था, आप भी उसमें एक्सपर्ट थे, मेरे पैनलिस्ट थे, मेरे साथ थे और बारीकी करते रहे थे। तब नहीं टैरिफ याद आया, तब अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं आया। ठीक है, उस वक्त भी था, उस वक्त भी और तमाम चीज़ें थी, मतलब ये वही है, वो तो 80 से टैरिफ टैरिफ करते रहे। अब क्या टैरिफ का जुनून, क्योंकि जीत करके इस तरीके से है। पिछली बार तो कुछ ज़्यादा ही वो थी। पिछली बार ये रिफॉर्म अमेरिका के मद्देनजर क्यों नहीं आया? ग्रेट पॉइंट सचिन, और आप तो हमेशा रहे हैं, पिछले 15 साल से अमेरिका से, यू बीन कवरिंग अमेरिका और जाते रहे हो, एब्सोल्युटली। एक बड़ा डिफरेंस जो है, पिछली बार जब इसने सरकार बनाई, ये पहली बार आया था, एक तरह से नया था। तो रिपब्लिकन पार्टी के जो पुराने दिग्गज नेता थे, उन्होंने इसको मैनेज करने की सोची, और इसकी जो कैबिनेट अपॉइंटमेंट भी हुई ना, बड़ी सारी जिसने अपॉइंट करे अपने मंत्री, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, ये इसने उनके प्रेशर पे गए। उन्होंने कहा कि ये बंदे अच्छे, इसको हायर करो, ये बंदा है, इसको तुम डिफेंस सेक्रेटरी बनाओ, ये वो। तो ट्रंप एक्चुअली खुल के नहीं खेल पाया पिछली बार। इस बार जब ये आया है, ये पिछली बार से सीखा हुआ है कि पिछली बार सरकार के अंदर इसको जो ऑपोजिशन मिली, जिसको ये डीप He स्टेट wants to कहता है। run. He wants to run America as a company. Oh, absolutely, absolutely. He wants to run it with the iron hand. I mean, single-handed control के साथ ये कहता है मैं ड्राइवर सीट पे हूँ। प्रेसिडेंट की पावर्स भी तभी तक चलो बढ़ा ठीक है, रहा है मैं ना, सुप्रीम कोर्ट पे जा रहा है कि हाँ। प्रेसिडेंट सब कुछ कर सकता है। हाँ, मैं एक एक कमेंट लेता हूँ अपने और बाकी फेलो पैनलिस्ट से। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ रवि सिंह। आप मुझे बताइए कि अब इंडियन मार्केट के ऊपर मैं ये आ जाता हूँ। ठीक है, गुड्स बाय गुड्स जो है वो नहीं होती, अब हमारी कार ही नहीं जाती भैया, वो क्या 100% लगा देगा, वो वहाँ पे बता रहे हैं। फिर कह रहे मैं 1 तारीख को अप्रैल फूल नहीं बना रहा। इंडिया वालों को एक को भी लगा देता, कौन से वो अप्रैल फूल बन जाते? आप किस तरीके से एड्रेस कर रहे हो? तो मेरे को ये बात, इंडिया को क्या ओवरऑल, अगर आप इकॉनमी में देखते हैं, शेयर बाजार का पिछले कुछ वक्त का देखते हैं, इंडिया को ओवरऑल कितना एक नुकसान हो सकता है, या फिर इम्पैक्ट ये कर सकते हैं, या सिर्फ अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूंसी को ही एड्रेस है? हमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए जब हम ये कह के आते हैं कि 128 बिलियन का जो है कारोबार रहा टोटल 22 में 24 में, और हम तो इसको 500 बिलियन तक ले जाएंगे जब अभी जो है मोदी वो लेकर के आते हैं अपनी वो। क्या वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ही है खुश कर रहा, हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? या इंडियन मार्केट और इंडियन बायर और इंडियन सेलर कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, कैसा जो नुकसान है? फिर इसके दोनों दूसरे और पहलुओं पे जाऊंगा। डॉक्टर रवि सिंह। देखिए, इस समय मैं अगर सचिन जी ये कहूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ इस तरीके के डिसीजंस जो है वो यूएस में देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक को लग रहा है कि उनको लड्डू मिल रहा है, लेकिन उनका लड्डू इतना महंगा हो जाएगा कि वो लड्डू खा नहीं पाएंगे। अब भारत की बात नहीं करते हैं, भारत की अलग बात करते हैं। भारत से 130 बिलियन डॉलर का करीब बिजनेस होता है, जिसमें 45 बिलियन करीब हम इंपोर्ट करते हैं और 87 बिलियन करीब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो भारत ने तो आज उनको जबरदस्त जवाब दिया। उसका एक रीजन देखिए, इंडियन इक्विटी मार्केट पिछले 4 महीने से गिर रहा था, कंटिन्यू 10 दिनों से गिर रहा था, और आज यूएस मार्केट इस टैरिफ के ऐलान के बाद 1% नीचे बंद हुआ, जो कल रात में क्लोज हुआ। और अभी भी यूएस का जो डाउ जोन्स है वो निगेटिव चल रहा है, लेकिन आज भारतीय बाजार ने उसके उलट 1% की रैली दिखा दी। तो आप समझ रहे हैं, जबकि यहां पर एफआईआईज ने अभी 2700 करोड़ की सेलिंग करी, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 3700 करोड़ की बाइंग कर डाली। तो आप समझ रहे हैं कि जो ट्रेड का जो वॉर है उसमें नुकसान सिर्फ यूएस का ज्यादा है, क्योंकि आप या तो उतना पैदा करते हो या आप उतना करते हो कि जो आप अपने इनको खुश कर रहे हैं, या फिर आप अपनी वहां की पॉपुलेशन के लिए इतना कुछ आप डिपेंडेंट किस पे हैं? आप डिपेंडेंट चाइना पे हैं, आप डिपेंडेंट यूएस पे, यूएस से बाहर कनाडा पे हैं, यूरोप पे हैं, जर्मनी पे हैं।
और इंडिया पे हैं। इंडिया से अगर ट्रेड की बात की जाए तो जरूर इंडिया और भारत के ट्रेड में भारत से यूएस नंबर 1 पर है, लेकिन यूएस की साइड से देखें तो 10वें नंबर पर आता है। तो आप हमारा नंबर तो बाद में आएगा, पहले वो 9 कंट्रीज जो अनसेटिस्फाई होंगी उसका इंपैक्ट अगर उन्होंने कहीं रिस्ट्रिक्शन कर दिया तो उनके लिए शायद 2-4 महीने प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यूएस में जो प्रॉब्लम होगी वो अगले 5 साल तक चलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर और वो ऑलरेडी महंगाई में जी रहा है, ऑलरेडी वहां पर जो है घाटा चल रहा है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, डेफिसिट की तरफ जा रहा है। तो मैं इसी पे आने वाला था। तो डेफिसिट अगर इस समय देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूएस कंट्री में ही है, और इस तरीके की जो वॉर है या इस तरीके के जो एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा यहां पर आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कहीं ना कहीं से मीडिया थोड़ा सा गलत आकलन कर रही है, जैसा अभी सचदेव साहब ने भी बोला कि हम हर एक पार्ट को अगर कैलकुलेट करें तो होता क्या है, जैसे मुझे जोक याद आता है इस समय की दिल्ली में बर्फ गिरी, पता चला साइकिल से कोई बर्फ लेके जा रहा था, गिर गई, उसका न्यूज बना डाला। तो कुछ इस टाइप का कुछ मुझे लगता है कि शायद थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। बाकी पार्ट्स वाइज अगर देखें तो 100% एक एग्जांपल दिया गया है जिसका कि ट्रेड बहुत कम है। भाई मेरा और यहाँ से 35 रुपए का मसाला जाता है, तो आप उसको ठीक है, वहाँ उसको आदमी को 70 का कर दोगे, उसको फिर भी $1 से कम का मिलेगा। यहाँ अगर कार है, अगर 100% बता रहे, यहाँ की कोई कार वहाँ जाती नहीं, कहाँ से डबल लगा दोगे, उस मसाले भी डबल लगा दोगे। और कितने, ये जो मैं लोकल नाम नहीं लेना चाहता, वो सारे इंडियन स्टोर्स में मिलते हैं, इंडियन गुड्स यही हैं ज़्यादातर। तो जी बिल्कुल, यही मैं तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेड, इसीलिए मैंने बताया कि टोटल ट्रेड $130 बिलियन का है। मैं आपको इसी डेटा में ले जाऊं तो 155 से $160 बिलियन का तो हम सिर्फ क्रूड इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा इंपैक्ट भारत से पहले उन 9 कंट्रीज को झेलना पड़ेगा जो आगे खड़ी हुई हैं। भारत से उतने बड़े इंपैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि भारत ने अपने अदर रिलेशंस काफी इंप्रूव किए हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, चाहे वो दुबई के साथ हो, जर्मनी के साथ हो, या फिर यूएस के साथ, अदर कंट्रीज कनाडा के साथ है। वहां पर एक्सपोर्ट अगर देखें तो ओवरऑल करीब 3-3.5% कंट्री वाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से मोदी जी की जो रणनीति रही है वो थोड़ी डिफरेंट इसीलिए यहां पर देखने को मिली। इंपैक्ट इमीडिएट होगा, लॉन्ग टर्म पर उसका असर सबको भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, और ऐसे इकोनॉमिस्ट है और ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम बहुत अच्छे से टैकल कर भी सकते हैं। मैं एक और सेक्टर को ले लेता हूं, अगर हम ग्लोबल ट्रेड में बात करते हैं, फिर उसके बाद प्रदीप जी मैं आपके पास आऊँगा इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट लेने के लिए। लेकिन कर्नल सिंह, अब इस पर तो सबसे बड़ा जो, अगर वो मार्केट ढूंढता है, ट्रेड ढूंढता है, आज से पहले अमेरिका बाकी सबके साथ ढूंढता रहा है, और जिस सबसे पोटेंशियल अगर वो अब इंडिया को देखता है तो वो देखता है सामरिक हित, आर्म्स, हमसे आर्म्स लीजिए, हमसे क्या कहते हैं आप तेल लीजिए, आप बाकी और डिपेंडेंसी घटाइए। और फिर उसके बाद अपनी संसद में ये कहता है कि देखो मैं सब कुछ ही है, इंडिया 100% टैरिफ, इंडिया 100% टैरिफ, वो जो लोकल गुड्स और तमाम चीज़ें हैं वो सब मैंने कर ली। अब वो एक तरफ कहीं ना कहीं पीएम मोदी से सबसे अच्छा फ्रेंड बता करके वो बैठता है, उसको पता है कि किस तरीके का वो है, यूक्रेन को आर्म सप्लाई वो बंद कर देता है, लेकिन इंडिया को जो है वो ट्रेड पार्टनर के तौर पे वो तो आर्म्स में सबसे बड़ा देख रहा था। फिर वो कैसे, मतलब अपनी चीज़ों को आप इसे कैसे देखते हैं, इंडो यूएस रिलेशन रिलेटेड टू ऑल दिस? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर आप मुझे 10 सेकंड दें, आपने कहा था कि उन्होंने ये सब पहले टर्म में क्यों नहीं किया। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि उन्होंने पिछले टर्म में इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक और टर्म चाहते थे। अब वो खुल कर आए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरा तीसरा टर्म हो ही नहीं सकता यूएस में, पॉसिबल नहीं। इस बार वो खुल कर उतर रहे हैं ग्राउंड। जहां तक बात है ट्रंप के फितरत की, तो ये आपने भी नोटिस किया होगा, दुनिया को भी नोटिस में आता है, ट्रंप की फितरत रही है तो वो पहले मांगेंगे 100 और कहीं 50, 60, 70 पर आकर कंप्रोमाइज कर लेंगे। और उसका एक बड़ा क्लैरिटी के साथ नेगोशिएटर इन द सेंस के थ्रेट है 100 की, लेकिन उनको मालूम है कि अगर इंडिया खुद ही, जैसे कार से रिलेटेड बात चल रही है या किसी भी और आइटम में, तो हमारे बजट ने इंडिकेशन दिया है यूएस को कि यस, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने पहली बार ये डायलॉग चलाया है कि यूएस फर्स्ट। ये तो हमारा इंडिया फर्स्ट वाला डायलॉग है जो हमने स्टार्ट किया था। सो आई डोंट माइंड कि somebody डज टैरिफ, बट टैरिफ होना क्या चाहिए, टैरिफ की जरूरत क्या होनी चाहिए। अगर आप बोलते हैं रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब बड़ा स्ट्रेट है, फिर आप सेलेक्टिव मत होइए कि नहीं आपका वो आइटम मेरे पास आता है और मेरा आइटम आपके पास जाता है, क्योंकि अगर यही किया
तो हो सकता है कि कार रिलेटेड शायद हमें एडवांटेज मिल रही हो क्योंकि हम टैरिफ लगा रहे हैं, बट अदरवाइज जब डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात आएगी तब हम वो आइटम लेंगे नहीं। हमारे पास भी नेगोशिएशन है। देखिए, जब डिफेंस रिलेटेड बात चलेगी तो यूएस की एक ये जरूरत है और वो समझता है कि ना केवल आर्म्स बट इवन अदरवाइज इंडिया से बड़ा मार्केट दुनिया में कहीं नहीं। इंडिया इज अ बिग मार्केट और इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है उसे ये भी मालूम है कि इट इज अ इमर्जिंग इकोनॉमी, इसे अपने हाथ में रखना है, दबाव में रखना है, एक और वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, बट वो उसको अपने हाथ में जरूर रखना चाहेगा। ज्यादा बड़ी बात आपके और मेरे लिए एज अ इंडियंस आती है, मैं कभी नहीं सच से मुंह मोड़ पाऊंगा कि इसका शेयर, इसका जो फेयर शेयर ऑफ इंपैक्ट है वो हमारे ऊपर जरूर आएगा। कर्नल सिंह इस वक्त जो है बता रहे थे कि किस तरीके से कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया का बाजार, इंडिया की मार्केट, और ये अमेरिका जानता है कि वो 100 का थ्रेट दिखाता है तो जाहिर सी बात है फिर वो नीचे कहीं ना कहीं करके लेकर के आता है। अनप्रेसिडेंटेड मैं शब्द यूज़ कहूँ तो अपनी बात पूरी कीजिएगा शैलेंद्र जी, ये गलत नहीं होगा शायद कि बिट ऑफ जिसे कहते हैं अमेरिका शैली की जो पॉलिटिक्स होती है उसका बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिडेंट है ये। डेफिनेटली, देखिए, ट्रंप हैज बीन कॉल्ड एसेंट्रिक नॉट नाउ। जब वो पहले वाले टर्म में भी आए थे तो उन्हें एसेंट्रिक कहा गया था, कई लोगों ने पागल भी कह लिया था, और ज्यादा इनफैक्ट उनके अपने यूएस में ये बात चल रही थी कि वो ट्रंप अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जिस तरह के डिसीजन मेकिंग करते हैं। और अगर आपको याद भी होगा कि कई बार उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी जिसे यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने डिनाई कर दिया कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है, वो है, जो भी है। सो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग आउट। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा मेरा आकलन है, जितना ज्यादा आप टैरिफ का वॉरफेयर इंडिया के साथ करोगे, इंडिया को आप उतना ही मोटिवेट करोगे कि वो आपकी डिफेंस प्रोक्योरमेंट की तरफ लो रहे, ना बढ़े। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, बड़ा बिजनेस करना है मेरे साथ तो छोटी छोटी बातों के ऊपर अटकने की जरूरत नहीं है। वी कैन बैलेंस आउट टैरिफ, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने एक डिक्लेयर किया है कि हम F-35 ऑफर कर रहे हैं, ऑयल एंड एनर्जी इंडिया खरीदेगा, भाई हम जब खरीदेंगे तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे खरीदेंगे ना। सिर्फ ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज एवरीबडी सेज कि कस्टमर इज द किंग। अच्छा, कंबोडिया द किंग ऑफ द अच्छा, मार्केट। एक सेकंड बीच में एक सप्लीमेंट ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ प्रदीप जी आपके पास। सप्लीमेंट मेरा ये ऐड है कि ठीक है, मैक्सिको है, कनाडा है, वो और बाकी और कुछ और छोटी कंट्रीज़ हैं, 8-10 ये वो है। अब आपने कहा कि इंडिया जो है, तो मतलब इंडिया ये कुव्वत रखता है, इंडिया एज ए ट्रेड बाज़ार, जिसे क्या कहते हैं, वो आर्म्स की मैं बात करूं या तेल की मैं बात करूं, इंडिया ये पोजीशन या ये हैसियत अगर मैं कहूं कि ये रखता है, जब वो 10 में जो है 10वें नंबर पे इंडिया का भी नाम ले देते हैं और बाकी कंट्रियों की क्या कुछ, किसी की लाख में पॉपुलेशन होगी, किसी की कुछ करोड़ में पॉपुलेशन होगी, जब वो इंडिया की मार्केट को भी उसी में रखता है, तो क्या इंडिया वो कुव्वत रखता है कि वो हैसियत अमेरिका जानता होगा? है शैलेंद्र जी? अच्छा, ओके, दैट्स विद मी, ओके, यस। देखिए, दो वजह से ट्रंप किसी भी कंट्री का नाम लेंगे। एक है यूएस की सो कॉल्ड जो बिहाइंड द कर्टन एनिमिटी चल रही है, कनाडा की चल रही है, मैक्सिको की चल रही है, आज से नहीं चल रही, बहुत टाइम से चल रही है। एक ओपन ट्रेड वॉरफेयर और एक अदरवाइज वॉरफेयर जो है वो चाइना के साथ चल रहा है, इसलिए उसका नाम जरूर आना होता है। इंडिया को उन्होंने इस लपेटे में सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड से रिलेटेड कोई भी अगर अप होता है तो दोनों के लिए विन विन होता है, लेकिन अगर कोई भी डाउन होता है तो इंडिया के पास डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए बहुत अच्छा, रिलायबल, टाइम टेस्टेड पार्टनर अवेलेबल है। अगर आपको इंडिया को अपनी तरफ खींचना है तो आप डिक्टेटिंग टर्म्स में नहीं रहेंगे, आप मोटिवेटिंग टर्म्स में रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि वो पहले बात करते हैं ज्यादा बड़ी, अदरवाइज शुरुआत में भी अगर आपको याद हो प्री इलेक्शन उन्होंने इंडिया का नाम लिया था, बट इंडिया वाज नॉट द फर्स्ट कंट्री जिसके खिलाफ उन्होंने टैरिफ इमीडिएटली लगाया हो। कनाडा के खिलाफ लगा दिया, मैक्सिको के खिलाफ लगा दिया, चाइना के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया, बट इंडिया का नाम उन्होंने अब लेना शुरू किया है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये मेरा आकलन है कि यस, अगर किसी भी तरह से टैरिफ रिलेटेड म्यूचुअल विन विन सिचुएशन नहीं आती है, मैं तो लूज करूंगा, लेकिन यूएस
तुम मुझसे ज्यादा लूज करोगे। ये मेरा सोच है। प्रदीप जी, अब मैं इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे आता हूं। मैं पहले तीनों जान लेना चाहता था ताकि दर्शकों को पता रहे, हम सिर्फ इसमें ना फंसें कि भैया देखिए आप तो ट्रंप को गले लगाते थे, आपने ये कर दिया, और आप तो जब फी डालते हैं फलाना करते हैं, जो जिसे कहते हैं एक बड़ी लूज सी एक वो चीज़ें जो है कर ली जाती है। अब अभी भी आपने तो वो जो कौन सा प्लान कर दिया था अहमदाबाद में, वो जो है वहाँ पर अब की बार ये वो आपको टैरिफ दे रहा है, वो आपको कोई रैंक नहीं कर रहा। मैं उसमें जाना नहीं चाहता था शुरू में, फिर वो डिबेट ही दूसरी जगह चल जाती। मैं चाहता था कि लोग समझें, और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि, और कर्नल साहब ने तो बहुत ही शानदार तरीके से समझाया कि इंडिया की वो हैसियत है, वो कुव्वत है, इस कारण से वो बार बार इंडिया को प्रोवोक करता है अल्टीमेटली बिजनेसमैन ही। अब मुझे एक बात बताइए, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है, और आने वाले वक्त में ये प्रेशर बढ़ेगा भी। तो आप कैसे देखते हैं कि भारतीय राजनीति इससे प्रभावित नहीं होती है, और किस तरीके से जो भारतीय इकोनॉमी को ये प्रभावित नहीं करती है? जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी नाम ले देंगे, फिर उसके बाद भारत की इकोनॉमी का नाम ले देंगे, फिर उससे जोड़ देंगे, तो उससे हमने देखा है कि इनडायरेक्टली फिर भारतीय इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होती है बाजार के माध्यम से। तो ये जो है राजनीतिक इम्पैक्ट, आप इसका नुकसान, नफा नुकसान कैसे देख रहे हैं? नमस्कार सचिन जी और साथी वक्ताओं को प्रणाम। देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैंने थोड़ा सा डेटा पे भी वर्क कर लिया था। जब मुझे पता चला कि ये डिबेट है तो मैंने थोड़ा डेटा पे वर्क कर दिया था, लेकिन डॉक्टर रवि ने पहले उसको प्रस्तुत कर दिया, तो मैं सोचता हूँ समय बचा दिया उन्होंने। और कर्नल शैलेंद्र जी ने जो कुछ बातें रखी उसमें तो एकदम से ही क्लियर कर दिया, और सचदेवा जी ने जो बात बताया। अब मैं आता हूँ राजनीतिक पे, राजनीतिक मुद्दे पे। तो देखिए, ट्रंप जो है पहले व्यक्ति, आदरणीय ट्रंप जो पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कहा कि लेट्स मेक अमेरिका अगेन ग्रेट अगेन। इसके 80s के डिकेड में जो प्रेसिडेंट रेगन होते थे और उसके पहले के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इसको पकड़ करके इसी को चुनावी मुद्दा बनाया था। एक बात समझने वाली ये है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी, उनको भी अपने सदन में और अपनी जनता जिन्होंने उनको चुन के भेजा, उनको फेस करना है। दूसरा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि भारत के विपक्ष को थोड़ा सा बात करने के लिए, जो भारत में विपक्ष है जो कि किसी भी टॉपिक पे हमेशा बोलने के लिए तैयार रहती है, चाहे उनकी तैयारी हो ना हो, फैक्ट्स और फिगर का पता हो ना हो, वो उसमें जरूर करेंगे। तो आने वाले 2-3 दिनों तक देखिए इनके कंटेंट बनना शुरू हो जाएंगे, ट्वीट करेंगे और खूब मीम्स और ये सब बनाएंगे। इससे ज्यादा का इम्पैक्ट मैं नहीं देखता हूं। मैं अगर इसकी बात करूं तो देखिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था कि प्रधानमंत्री जी एक टफ निगोशिएटर है, बहुत टफ निगोशिएटर है। तो अगर मैं इसको आसान शब्दों में कहूं तो उन्होंने थोड़ी सी भूमिका बनाई है कि आने वाले समय में जब हम निगोशिएशन टेबल पे बैठे तो हमारे पास थोड़ा सा एज रहे, ताकि जब हम बार्गेन करें तो हम थोड़ा सा अपने लॉस में न जाए। हम इसको पहले ही से बढ़ा के रखते हैं, प्राइस को पहले ही बढ़ा के रखते हैं, ताकि जब फाइनल डील हो तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। ताकि देखिए, मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और भारत इस समय क्या बहुत पहले समय से विश्व की सबसे बड़ी मार्केट रही है, तो वो अपने बचाव को रखकर ये काम कर रहा है। उन्होंने बड़ा कैलकुलेटिव मूव लिया है कि डाउन द लाइन। अब कारों की बात रही तो सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी इंडिया में खुद बनने वाली जो कारें हैं वो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते उनके 62 से 68% तक वो ज्यादा ग्राहक पे करता है। तो इससे डिफरेंस आने से मुझे नहीं लगता है कि, मतलब हो सकता है थोड़ा फर्क पड़े, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, और वो टेस्ला तो उतने दिनों से भारत में आई नहीं, हो सकता है कि ये भी उसके पीछे हो कि कम से कम वो आ जाए यहाँ पे। अलग अलग लोगों का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन मेरी समझ जो कहती है कि अमेरिका ने बड़ा कैलकुलेटिव मूव लिया है, ताकि वो जब भविष्य में कोई निगोशिएशन करे तो उनके लिए थोड़ा सा मजबूत पक्ष हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनको भी पता है कि मोदी जी अगर निगोशिएट करेंगे तो वो अपने ही शर्तों पे करेंगे, क्योंकि हम है खरीदने वाले, वो है बेचने वाले। हम नहीं खरीदेंगे तो उनके खरीदार और बहुत कम है, तो हमारी ही चलेगी, उनकी चले, इसलिए थोड़ा सा ये हुआ है। बाकी देखिए, वो सदन में बोलते हैं और उनको भी अपने मतदाताओं को जवाब देना है, तो ये केवल एक स्टंट के रूप में कहूं तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति में होगी, हालांकि एग्जैजरेशन है ये, लेकिन बिजनेस टर्म्स में देखा जाए तो हम विनिंग साइड पे हैं। और जैसे ही कर्नल साहब ने बताया कि हमारे पास ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, टाइम टेस्टेड ऑप्शंस हैं, तो डिफेंस डील को लेकर के वो अपनी रेवेन्यू को घाटे में नहीं डालना चाहेंगे वो, ताकि जब हम टेबल पे आए तो कुछ बार्गेन बची रहे। ये केवल उसी का स्टंट है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, विपक्ष को जरूर थोड़ा देर के लिए मजा आएगा। रविंदर जी, ठीक है, अब इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो चीज़ों को अफेक्ट करती है, और बहुत बार सरकारों को जो है वो थोड़ा सा झुकाती भी है। अब उस हिसाब से टैरिफ हमने देखा कि तमाम अखबारों से लेकर तमाम चीज़ें, असली चीज़ तो हमने समझ ली या समझ रहे हैं,
अब आने वाले वक्त में इसी सवाल को मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करूं कि विदेश पॉलिसी पे भी वो हिट होगा कहीं ना कहीं चीज़ें। वो देखिए फिर वो जॉर्ज सोरोस का मामला से लेकर के वो अमेरिका अडानी व्यापार ये वो तमाम मामले भी आए थे, कई चीज़ों से जोड़ दिया जाएगा। फिर आप कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजार को? देखिए, ओवरऑल में भारत के बाजार की बात करें तो मेरे विचार से कुछ डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। देखिए, मार्केट्स जो है वो सर्टेनिटी चाहती हैं, जनरली प्रिडिक्टेबिलिटी चाहती हैं। और चाहे आज हमारा स्टॉक मार्केट थोड़ा हो गया, बट अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में मार्केट्स जंपी रहेंगी, जैसे वो ना जंपी ऊपर नीचे होंगी। इम्पैक्ट होगा विदाउट डाउट, क्योंकि अभी तो कोई कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा ना किस इंडस्ट्री को क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लीजिए। हिंडाल्को जो है हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका को एल्यूमिनियम का। अब अगर हिंडाल्को की सेल्स, हम करीब $1 बिलियन भेजते हैं एल्यूमिनियम यूएस को, वहां पर उसकी 30% सेल कम हो गई, तो क्या हिंडाल्को की स्टॉक मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ओके, स्टॉक प्राइस पे आई मीन। तो बट ये पॉइंट है कि हमें पता नहीं किस चीज का इंपैक्ट कहां हो जाएगा, बट सर्टेनली यस कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ेंगे वन। बट यस, हम जो करेंगे, आई थिंक इंडिया ने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। हमने ऑलरेडी कुछ अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी शुरू कर दी है। हमने हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल जो ट्रम्प की फेवरेट है, हमने उस पर कम कर दी है। आई थिंक आज आ रहा था कि बर्बन विस्की जो इनकी है, जैक डैनियल्स वगैरह, उस पर कम हो गया, तो हमने कुछ पे कम करने शुरू कर दिए हैं। हम कुछ और भी कम करेंगे, क्योंकि अमेरिका हमारे लिए एक ओवरऑल बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये केवल खरीद बेच का आई थिंक रिश्ता नहीं है, बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारे लिए। एंड देन इन सब के अलावा, जैसे भी बात हो रही थी, हम ये भी काउंटर करेंगे और डील में जो हम बनाएंगे या जो नेगोशिएशंस होंगी, उसमें जो बॉटम लाइन है कि हमारा करीब $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका से, राइट। अभी जैसे मोदी जी जो गए थे, इसमें बात हुई है एलएनजी डील की, तो इंडिया पोजीशन करेगा, ठीक है मैं आपसे $5 बिलियन की एलएनजी ले रहा हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 40 से 35 तो हो गया ना तुम्हारा डेफिसिट। अब जो हमारी डिफेंस डील होनी है, जो भी होनी है, एडअप हो जाएंगी। ओके, अब ये इतनी हो गई, अगर हमें जरूरत है अपने हिसाब से ऑब्वियसली हम चेन ठीक करेंगे। ये नहीं कि हम F-35 ले लेंगे केवल डेफिसिट कम करने के लिए, नहीं, हम वो चीज लेंगे जो हमें सही दिखती है अपने हिसाब से कॉम्पिटिटिव प्राइस में, राइट। तो वो बड़े बड़े टिकट आइटम्स हैं 2-3, जो कि बेसिकली इस समय एक है ऑयल, एलएनजी एंड ऑयल, एंड दूसरा है डिफेंस, जिसके जरिए हम अमेरिका के साथ अपना डेफिसिट कम करने का प्रयास करेंगे। एट द सेम पॉइंट हम कुछ अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज डाउन करेंगे, हम ऑलरेडी कर रहे हैं कई प्रोडक्ट्स पे। एंड उसके अलावा देखिए फिर क्या होता है। तो इन सब का जो मिला जुला इम्पैक्ट है, आई वुड थिंक, मेरे विचार से सर्टेनली इस बिजनेस पर, इसका स्टॉक मार्केट्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ अभी जो एक बात हो रही थी, पॉइंट यस, ये ट्रंप कब तक ऐसे खेल सकते हैं कि अमेरिका के अंदर खुद कीमतें बढ़ जाएंगी। उसका एक ट्रंप के हिसाब से और इनके स्ट्रेटेजी के हिसाब से इनका ये समझना है, और सही बात भी है कुछ हद तक, काफी हद तक, कि दुनिया में और अमेरिका में तेल की कीमत कम करो, ऑयल एंड डीजल की, एनर्जी की, क्योंकि जो इन्फ्लेशन होती है, जो मानिए फ्रेश फ्रूट की कीमतें भी बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट एक बड़ा कंपोनेंट होता है। तो ट्रंप जो है अपने देश में महंगाई को रोकने के लिए या कम करने के लिए तभी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। एक तो ड्रिल बेबी ड्रिल की, अमेरिका के अंदर जितना तेल निकाल सको निकालो, और इधर रशिया से जो रिश्ते नॉर्मलाइज हो रहे हैं, रशियन ऑयल भी मार्केट में आए। तो जितना ऑयल मार्केट में आएगा या ऑयल प्राइसेस कम होंगी, उतना ट्रंप और इनके एडवाइजर्स का सोचना है कि इन्फ्लेशन पर एक असर उसका कम होगा। दूसरी बात, इनको यस ये भी पता है, ये अपनी पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं डोमेस्टिक। अगले साल इनकी यूएस कांग्रेस की इलेक्शन है, जो हर 2 साल होती है, राइट, और इनको अपनी पार्टी को मेजॉरिटी में रखना है हाउस में, राइट। तो इनका ये भी मानना है कि इस समय जो अमेरिकन कंपनीज हैं, बड़ी जो इंडस्ट्रियल कंपनीज होती है, इनकी इन्वेंटोरी होती है। भाई बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, ये थोड़ी होता है उन्होंने एल्यूमिनियम स्टील या जो भी गुड्स हैं केवल 2 दिन के रखे, उन्होंने 3-3, 6-6 महीने के स्टॉक होते हैं उनके पास कुछ आता। तो इनका मानना है कि कुछ समय तो ऐसे ही निकल जाएगा जो उनके पास ऑलरेडी इन्वेंटोरी है कंपनीज के पास। और एक और चीज भी है, इनका फायदा भी होगा, जैसे अगेन एग्जांपल ऑफ स्टील एल्यूमिनियम। तो स्टील पे अगर ज्यादा ड्यूटी लगेगी तो अमेरिका के अंदर जो स्टील मैन्युफैक्चरर वो ज्यादा बिकेगा, उससे फायदा होगा अमेरिका के स्टील मैन्युफैक्चरर्स को और जॉब्स को इन द स्टील इंडस्ट्री। तो वो तो ये कह के ही आया है ना। लास्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट पार्टनर, सॉरी, बट नुकसान जो होगा, जो महंगाई पड़ेगी, वो जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है अमेरिका की, कार इंडस्ट्री अमेरिका की, एविएशन इंडस्ट्री जो कि स्टील एल्यूमिनियम यूज करते हैं, उनकी महंगाई होगी। बट जो स्टील प्रोड्यूसर मिल्स हैं, उनकी कमाई होगी और वहां जॉब्स होंगी। तो ये इन सब चीजों का एक तरह का मैट्रिक्स बना के खेल रहा है। नहीं, लेकिन अब
डॉक्टर सिंह, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर मैं आता हूँ बाकी पैनलिस्ट के पास। मतलब फिर ये बात तो पहले ही वो क्या कह रहा है कि जितनी यहाँ पर फैक्ट्रीज बंद हो गई, चीन चली गई, जितनी यहाँ पे चीज़ें बंद हो गई, एल्युमिनियम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तमाम चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही, स्टील प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो यहीं पे होगा, देखना फिर जो है कॉस्ट होगी, यहाँ पर ही जॉब होंगी। वो ठीक है, जॉब जैसे रविंद्र कह रहे हैं कि जॉब दे देंगे, फिर वो कर देंगे, अल्टीमेटली कंज्यूमर फिर उससे अफेक्ट होगा। फिर ये भी तो फिर ट्रंप जानता होगा, फिर ये फिर आने वाली अनसर्टेनिटी क्या रहने वाली, और फिर क्या जो इम्पैक्ट जिस चीज़ का बताया भारतीय बाजार पर भी रविंद्र ने। देखिए सचिन जी, सबसे पहले मैं भारतीय बाजार को ही कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि मार्केट पे जो इम्पैक्ट आएगा उसका क्या होगा। और अगर इस समय अगर आप देखें तो जैसा ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ सेक्टर और सेक्टर के स्पेसिफिक अगर मैं जाता हूँ तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो होगा वो होगा आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी जो सेकंड नंबर पर आएगा। थर्ड पे जाते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोल है उन पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो मेन इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो जो भारत की इकोनॉमी के थोड़े से जो पहिए चलाते हैं वो ये हमारे यहाँ पे एमएसएमई और इन सब की ग्रोथ को अगर देखें तो इसका इम्पैक्ट तो इंडिया में पड़ेगा। अब ओवरऑल लेकिन इसका यूएस में जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इंडिया से इमीडिएट बेसिस पे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अभी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं होती, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही। और जो अभी आपने, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो इस समय आईटी सेक्टर का पिछले एक साल से हाल बुरा है, और जब से ट्रम्प टैरिफ की बात की गई तो आईटी सेक्टर काफी जो है वो एक धीमी इकोनॉमी के हिसाब से ग्रो कर रहा है, और ऊपर से इन्वेस्टर को बड़े लॉसेज हुए, 60-40% सेल की तरीके से स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहां पर जो वो एक पेन था वो काफी हद तक ओवर हो चुका है, और ये काफी एक्सपेक्टेड था। तो अब यहां से वही बात है कि अब हम इस जगह पे खड़े हैं जहां से कुछ हमारे सुधार होने के चांसेस है, लेकिन यूएस ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पे उसकी पॉलिसी अगर ऐसी होती है तो वो वहां के कंज्यूमर को काफी पेनफुल होगा। और जो मैंने अभी सेक्टर बताए हैं, इन सेक्टर से जुड़े हुए आम आदमी लोग हैं, आम लोग हैं, उनको इंपैक्ट पड़ेगा। अब आते हैं रिलेशंस की बात, तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। और पहले जैसा कि इससे पहले इन्होंने प्रदीप जी ने बोला भी कि उन्होंने ये स्टेटमेंट इसीलिए दिया कि मोदी जी बहुत बड़े निगोशिएटर हैं। उसका स्टेटमेंट को अगर बहुत डिकोड करने की कोशिश करें तो वो भी, ट्रंप भी यहां पर अपने माहौल को सेट करके उस एक निगोशिएशन वाला पार्ट को आगे लाना चाहते हैं। दूसरा, देखिए, बिना डिफेंस को अगर हम एक बार को हटा दें, या डिफेंस को अगर हम आप थोड़ा पीछे कर लें, उसके बिना इकोनॉमी का पहिया थोड़ा चल भी सकता है। लेकिन जो अभी मैंने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात कर लें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर लें, या अदर खाने के सामान की बात कर लें, इन सब के बिना तो आम आदमियों का गुजारा हो पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नेगोशिएशन की काफी गुंजाइश है, और एक सेटल्ड रेट पर, यानी कि जो अभी हाई इन्फ्लेटेड है, हम लोग बहुत ज्यादा स्पेकुलेट कर रहे हैं, यूएस स्पेकुलेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से एक एक रास्ते पे निकलता हुआ नजर आएगा, मुझे ये फिलहाल दिखाई देता है। करण साहब, आपको क्या लग रहा है, मतलब ठीक है, क्या स्ट्रेटजी है दिमाग में फिलहाल भारतीय बाजार को लेकर की ही, मैं अगर आपसे सेंट्रिक पूछ लूँ तो? ठीक है, मैक्सिको के साथ क्या स्ट्रेटजी होगी कि वहाँ भी टैरिफ लगा दूंगा, वो सब्जियाँ सबसे ज़्यादा, खाने का सामान सबसे ज़्यादा, और मीट भी सबसे ज़्यादा वो वहाँ से आ रहा है, बस चीन को कह दिया कि आपसे युद्ध लड़ लेंगे, वो एक अलग फ्रंट है, मैं उस रिलेशन में जाता ही नहीं। भारतीय बाजार पे किस तरीके का आपको ये इफेक्ट लग रहा है कि वो हर चीज़ में साथ लेकर के चलना? मैं आपको एक चैलेंज थ्रो करता हूं, 2 मिनट के लिए आप ट्रंप बन जाइए, मैं इंडिया बन जाता हूं। बताइए आप किस चीज के ऊपर मेरे को ब्लैकमेल कर लेंगे, कौन सी ऐसी चीज है? क्योंकि मैंने शुरू में कहा, आपके और मेरे बीच में ट्रेड उन चीजों का होता है जिसकी मुझे जरूरत है तो मैं खरीदता हूं, जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास कम है, आप बेचते हैं। जब आप बेचते हैं तो आप उसका प्रॉफिट कमाते हैं, मैं आपके साथ नेगोशिएट करता हूं कि इस प्रॉफिट को कम करिए। लेकिन फिर भी ज्यादा बड़ी बात, बड़ा कौन हुआ? मतलब जो मार्केट टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कह रहा है ना कि मैं खुद प्रोड्यूस कर लूंगा, खुद बना लूंगा, फैक्ट्रियां खोल देंगे। मैं भी यही कहने वाला, आप सुनिएगा, बड़ी आप और मैं मेरे ख्याल सेम लाइंस पर है। मुझे लगता है दोनों कंट्रीज को एक ट्रेड मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अड़ियल टट्टू की तरह अगर अड़ गए तो बात बनेगी नहीं। मुझे लगता है दोनों को लॉस होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के 4 साल के बाद क्या पॉलिसी रहेगी, कौन बताएगा, कौन डिसाइड करेगा?
अगली गवर्नमेंट जो आएगी शायद वो इस मुद्दे पर आए कि देखो जी हमारे इकोनॉमी में अभी भी इजाफा नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, वो मतलब हो उनको गया। मानना तो पड़ेगा क्या कि वो प्रेसिडेंट आए हैं चुन के, शेख नहीं। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ ना, और 4 साल का मामला है ये यूएस। जैसे आज आप बाइडेन को इतना बुरी तरह से इडियट बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हाँ, हैं, हाँ, उसकी सारी पॉलिसीज को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, 300-350 बिलियन डॉलर का एड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई साहब, आफ्टर ऑल बाइडेन अकेले नहीं थे, ये यूएस का डिसीजन था कि कहां क्या हो रहा है। उससे भी बड़ी बात मुझे लगता है कि ये इंडिया को मोटिवेट करेगा कि आप अपना मेक इन इंडिया का जो मुहिम है उसको बढ़ाइए। ये मेरे लिए अच्छा है एक तरह से कि ठीक है, जो चीजें मेरे पास नहीं है मैं बनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने कहा नीड, मेरे को एक्चुअली यूएस से चाहिए क्या? यूएस से मुझे चाहिए निश टेक्नोलॉजी, टॉप टेक्नोलॉजी, जो उसके पास रशिया से ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर आप पिछले 50 साल में देखें, उनके हमारे बीच में डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कभी करने नहीं देते, वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग उस आइटम की करने नहीं देते, और यही वजह से हम उसे अनरिलायबल बोलते हैं। आप F-35 की हम बात कर रहे थे, F-35 इज 1.5 टाइम्स मोर कॉस्टलियर देन Su-57। यस, उसका स्टेल्थ सिस्टम बढ़िया है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना। और सर, कि इंडिया मैं, इतनी बड़ी मार्केट है मेरे ख्याल से सर, मैं एक सप्लीमेंट कर रहा हूँ कि कोई 2 करोड़ की अगर बेंटले बाई चांस, या 2 करोड़ की कोई टेस्ला खरीदेगा, अगर ये अफोर्ड कर सकता है, कोई कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही होगा, तो इस तरीके से अगर वो खरीदेगा बेंटले और इस तरह की गाड़ी, वो 2 करोड़ की जगह अब 2.5 करोड़ दे देगा, जब उसने मनी बना रखा है, उसकी जेब में है इतना पैसा कि वो अमेरिका इंपोर्टेड कार ऐसी खरीद रहा है, वो इतनी बड़ी जो है वो स्कॉच लेके आ रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो उसमें 1,000 फालतू दे देगा। ये आपने बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूं कि अगर टेस्ला को मेरे यहां बेचना है तो साहब मेरी कंडीशंस भी तो सेटिस्फाई करोगे। अकेले आप ही की थोड़ी नहीं चलेगी। टेस्ला इतने टाइम से ट्राई कर रही है, क्यों नहीं आ रहा? गडकरी ने क्या कहा कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन मेक इन इंडिया और इंडिया फर्स्ट के तहत है। टेस्ला आना चाहता है, जरूर आए, लेकिन वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर आएगा। और बाय द वे मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रम्प जब कहते हैं कि टैरिफ इज के जो आइटम इंडिया में मैन्युफैक्चर हैं, चाइना में मैन्युफैक्चर है, और वो डायरेक्ट ट्रेड हो रहे हैं, अगर हमारी इंडस्ट्री उनके यहां जाके लगाती है तो अपने आप में ये टैरिफ वहां एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात, इनके टॉप सीईओज कौन हैं? तो कल से क्या इंडिया भी ये लगा देंगे कि जी हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसके तहत हम ये सारी चीजें टैरिफ में कन्वर्ट करेंगे। म्यूचुअली एक्सेप्टेबल विन विन सिचुएशन क्रिएट करी जाती है। यस, आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया अब तक अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा था टैरिफ लगाकर, ऐसा नहीं था कि हमें पैसा कमाना था। हमें, जैसे चाइना का ही अगर आप देख लें, जो एंटी डंपिंग लॉज बने थे वो क्यों बने थे? क्योंकि चाइना लेके ढा करके एकदम से डंप कर देता था, आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री हाईजैक हो गई। ये स्टील के रिलेटेड भी एग्जांपल है। सो ओवरऑल अगर आप देखें ये यूएस की फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट ट्रंप का अगले 4 साल का एजेंडा है। वो भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि किसको कौन कितना अफेक्ट करता है। मुझे लगता है इंडिया इस बात को बड़ी समझदारी से समझता है, जिम्मेवारी से समझता है कि ये टैरिफ्स हमारे ऊपर असर करेंगे, और इसी को कहता हूं समझदारी, कि हम इसके लिए तैयारी करेंगे, इससे अच्छा काम करके दिखाएं। और शायद तभी लिए प्रदीप जी और डॉक्टर सिंह, मतलब कि इसलिए मैं देखता हूं कि भले एस जयशंकर हों, हमारे जितने सेक्रेटरीज हों, या फिर एमईए हो, या बड़े बिजनेसमैन हों, और मैच्योर पॉलिटिशियंस भी हों, तो कोई एज सच कोई यूएन क्राई नहीं दिखता। आप वहाँ शोर मचाते रहिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बड़ा कोई शोर मच रहा है लाउड स्पीकर लेकर के, वो पॉलिटिकल चीज़ दूसरी है। वैसे मैं नहीं देखता, सब अपना बिजनेस एज यूजुअल है। कॉम्पिटिटिव टर्म्स पे करेंगे आप बिजनेस, कॉम्पिटिटिव, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव टर्म्स पर। हाँ, प्रदीप जी और डॉक्टर सिंह। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सचिन जी की मार्केट ना इतना मेच्योर हो चुका है, क्योंकि अगर पूरे के पूरे इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि देखिए इस समय इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी जो है वो इस समय एक तरीके से रिसेशन की तरफ जूझ रहा है, और ये रिसेशन अभी खत्म होने वाला नहीं है, एकदम मैं आपको क्लियर कर दूं। और इस साल पूरा ये रिसेशन का दौर है। तो अब रिसेशन के दौर पे मुझे एक चीज याद आती है कि जंगल में आग लगी, सब अपनी दुम दबाकर भागते हैं, तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है हर कंट्री की सिचुएशन
कुछ ऐसी ही यहां पर दिखाई दे रही कि अपनी कौन कितनी दुम बचा सकता है, कितना जलने से बच सकता है। और ये मैं सिचुएशन इसलिए कह रहा हूं, चाहे आप देखिए इस समय भारत में भी, यूएस में भी, चाइना में भी, और चाइना ने तो अपनी पॉलिसी इतनी चेंज कर दी कि इंडिया के एफआईआईज का अट्रैक्शन वहां पर बढ़ गया है। तो सभी अपने को सिक्योर करने की यहां पर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि भारत इसमें बहुत आराम से चल रहा है, अपनी स्ट्रैटेजिकली चल रहा है, मार्केट को भी उतना मैच्योरिटी दे रहा है। और ये इंपैक्ट जो आप लॉन्ग टर्म जिसकी बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमियों को धीरे धीरे सेटल डाउन होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी ज्यादा परेशानी का दौर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप ऑलरेडी रिसेशन पे हो और सब अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले आता है कि आदमी अपनी कॉस्ट को कम करता है। अब यूएस ट्रेड से हमारे साथ में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये भी एक ट्रेंड को नहीं इग्नोर कर सकते कि भारत ने अब तक ट्रेड में एक नई क्रांति लाई है। मैं क्रांति की बात क्यों कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं मोदी जी के लिए, बट ट्रेड पॉलिसी को समझें। 2014 से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी का ट्रम्प है, इसी की बात चल रही है और अभी भी वही चल रहा है। आज हम बहुत सी चीजों के एक जो हम इंपोर्ट करते थे उस पर डिपेंडेंसी कम हो गई। उस पर सबसे बड़ा एग्जांपल तो खाने के दाल और चावल और इन सब चीजों की है, पहला। दूसरा यानी कि रोजमर्रा की चीजें। दूसरी तरफ आते हैं तो हमने एक्सपोर्ट साल दर साल हर एक सेगमेंट में, चाहे वो आईटी का रहा हो, चाहे वो डिफेंस का रहा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक का रहा हो, इन सब पे 3 से 3.5% की ग्रोथ के साथ हम हर साल बढ़े हैं। आप समझ रहे हैं मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मतलब जितना इन्फ्लेशन यूएस में या जितना वहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलता उससे ज्यादा हम ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारी सिचुएशन अनस्टेबल होगी जरूर, लेकिन स्टेबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रदीप जी, अब इसमें भले कितना नैरेटिव सेट होता रहे कि भैया मेक इन इंडिया तो एक फ्लॉप कार्यक्रम था, उसमें कुछ बना नहीं, उसमें कुछ रहा नहीं, जिसका जिक्र भी करना नहीं किया कि ये तो मतलब अभी वह हालांकि ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन ये तो आपदा में अवसर हो गया। लेकिन आप देखिए सामने, मैं सचिन जी यही कह रहा हूं कि आपके सामने भले आप एक सेकंड में, प्रदीप जी एक सेकंड, फिर उसके बाद आप इसे ऐड कर दीजिएगा। जी प्रदीप जी। सचिन जी देखिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी उसे होती है जो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, खास करके इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। देखिए सारे अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सभी ने अपनी राय दी। कोई एक व्यक्ति, मुझे अभी मेरे अलावा बाकी 3 महानुभावों में किसी ने एक नहीं बोला कि हम लूजर्स एंड पे हैं। अगर लॉन्ग उसमें देखा जाए तो वो अपनी फील्ड बना रहे हैं, वो अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मिस्टर ट्रम्प सेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में देखा जाए तो सबसे वही बात आ जाती है कि भाई देखिए मार्केट हमारी बड़ी है और हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। रवि जी ने बताया कि देखिए रिसेशन का दौर चल रहा है, सबको अपनी अपनी सेटिंग करनी है। हमारा नेतृत्व कुशल है, हमारा नेतृत्व स्ट्रांग है कि बहुत जल्दी रिएक्ट करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम नहीं करेगा। तो हमारे लिए डिफेंस आवश्यक है, निश्चित तौर पे हम वो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पास हमारे पास बहुत ही बढ़िया बैकअप है। हमें कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। यहां तक इंटरनल मार्केट की बात आई, सर हमने एक पेंडेमिक झेल लिया है, इतनी बड़ी व्यवस्था होकर के, इतनी बड़ी आबादी होकर के हमने उसको जो है हैंडल कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। अगर उसके बराबर भी कुछ आ जाए तो हम हैंडल करने की सिचुएशन में है। अर्थव्यवस्था की जहां तक बात आती है सर, हम लोग बड़े स्मार्ट इंडियंस, वहां पे भी जाके सबसे ज्यादा सेविंग करते हैं, हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। जो अभी रवि जी ने बात बताई कि परेशानी तो उनके लिए, आप यूरोप में जाके देखिए या देखिए उनका सीधा टक्कर चाइना से है, और उनका ये स्टेटमेंट बहुत सारी चीजों को कहता है इस बात को लेकर के कि हमारे पे बता करके कहीं उस पर भी प्रेशर बनाने का उनका प्रयास है। चाइना पे जिस प्रकार का प्रेशर बनाने का ट्रंप का नीति शुरू से रहा है उनके पहले टर्म और अब में, अब हम ये मानते हैं कि हमारे लिए ये केवल एक फ्लैश है, इसका दूरगामी परिणाम जो होगा हम उसको हैंडल करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत है और हम उसके लिए तैयार हैं। रविंदर, भारत तो बहाना है, असल में चीन का मार्केट निशाना है। एक्चुअली चीन का मार्केट, यस, चीन का मार्केट निशाना है और चीन का एक्सपेंशनिज्म निशाना है। पर जहां तक रही बात चीन की, मैं सरप्राइज नहीं हूंगा और हमें सरप्राइज नहीं भी होना चाहिए। ट्रंप चाइना के साथ एक ट्रेड डील भी करेगा। ओके, कुछ ना कुछ वो डील बनाएंगे विच विल बी अ ट्रेड डील। याद है पहली टर्म में इसने बनाई थी ट्रेड डील, इनफैक्ट कल इसने अपने लेक्चर में कहा, स्पीच में, जिसमें था कि चाइना ने कहा था, बात हुई थी इनसे करीब $50 बिलियन का एग्री गुड्स लेने की। और एग्रीकल्चर गुड चाइना ने इसलिए कहा था क्योंकि एग्रीकल्चर बेस है जहां
चाइना ने आइडेंटिफाई करा था कि जो वोटर्स जो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उन स्टेट्स पे, राइट? तो इसने वो डील बनाई थी जो पूरी 50 बिलियन चाइना ने नहीं खरीदा, करीब 20 खरीदा, फिर 22 हुआ, वो फिर बाइडन आ गए, अलग हो गया। तो कल रात वाली अपनी इस स्पीच में कांग्रेस में ट्रंप ने फिर उसी डील की बात याद दिलाई कि चाइना से मैंने 50 बिलियन की डील करी थी। तो ये इस तरह की कोई बड़ी ट्रेड डील चाइना के साथ भी करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा डेफिसिट तो चाइना के साथ है, 300 साढ़े 300 बिलियन डॉलर का सालाना। ओके, तो उसको ब्रिज करने के लिए इसकी जो अप्रोच है टैरिफ्स की, वो जो सारी है कि वो डेफिसिट्स को ब्रिज करना है ना, तो ये चाइना से कोई डील बनाएगा ट्रेड की, बट एट द सेम टाइम ह्यूजली चाइना का एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए, चाइना का एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए और चाइना की टेक्नोलॉजी रेस को रोकने के लिए। तभी ये क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह के पीछे पड़ा है यूक्रेन में, क्योंकि चाइना कंट्रोल करता है रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल्स की मार्केट 80% 70%। इनको ये है कि यूक्रेन से अगर हमारा ये मिनरल डील हो जाए तो कम से कम चाइना की वो जो लीवरेज होगी ना ट्रेड नेगोशिएशंस में, वो कम हो जाएगी। नहीं तो करीब 10 साल पहले 2012 या 14 में चाइना ने वर्ल्ड में रेयर अर्थ मार्केट की अपनी एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था, बड़ी कंडीशंस लगाई थी। तो दुनिया भर में करीब 6 महीने या साल भर ये हो गया था कि रेयर अर्थ मिनरल्स, वो बात है 10-12 साल पहले की, तब जब उस समय मिसाइल टेक्नोलॉजीज या मेटलर्जी में इतना ज्यादा रेयर अर्थ का था, पर अब तो बहुत ज्यादा हो गया इनका यूज। तो ये मल्टीपल एंगल से करेगा चाइना की घेराबंदी, बट चाइना के साथ बिजनेस भी करेगा। जी शैलेंद्र जी, लास्ट कमेंट आपसे मैं ये लूँगा कि अब मैं वो क्या कहते हैं वो चाइना को किस तरीके से देखेगा? सिर्फ इस कल की स्पीच के पीछे सिर्फ बिजनेस है, या वो अमेरिका जो एक हम ये कहते हैं कि एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल अमेरिका, जैसे मैंने देखा कि उसने नाटो के थ्रू जो है यूक्रेन को 350 जो है बिलियन डॉलर के हथियार दे दिए बाइडेन ने। यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है, 2 दिन में खत्म हो जाती, फिर वो बुला करके फिर जेलेंस्की को ही, जो सबसे ज़्यादा कल तक अमेरिका पे भरोसा करता था, जेलेंस्की को सबके सामने ही डांट देना, कह देना कल से हथियार ही नहीं भेजूंगा। मतलब कल तक आप पिता बने हुए थे और आज आप इस तरीके से बन गए, आपने रशिया का जाकर के हाथ मिला लिया, और कल आप रशिया को थ्रेट देते थे। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रंप तो इंडिविजुअल हुए ना, वो ठीक है, राष्ट्रपति बन के अब आए हैं। तो ये कल की स्पीच सिर्फ ट्रेड है, ये बाकी चीज़ों को कहाँ से एड्रेस करेंगे? फिर उसके बाद अरब है, ईरान है, सीरिया है, यमन है, हर जगह तो हाथ फंसा रखा है अमेरिका ने। अमेरिका क्या करता है उसकी चॉइस अमेरिका की है, अच्छा बुरा जो भी करेगा अपने लिए करेगा। मैं ज़्यादा कंसर्न हमेशा रहता हूं इंडिया के लिए, और आज मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर हम बढ़ रहे हैं अपने आकार में, अपनी औकात में, तो हमें बड़े चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए। ये इस तरह के चैलेंजेस तभी आएंगे जब आप बढ़ रहे हैं, और जब आप बढ़ते हैं तो आप ये नहीं सोच पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स छोटी रहें जिनको आप अब प्रॉब्लम्स भी बड़ी हुई आएंगी। ये वही यूएस है जो हमारे पास आया, पाकिस्तान को अपनी गोद से उतार कर हमारे पास आया, हमारे साथ चलने लगा, और एक तरह की एक्सेप्टेंस आ गई कि हमारा रिश्ता बराबरी का है। अब जब आप अपने आप को बराबरी पर रखेंगे यूएस के, तो मुझे लगता है चैलेंजेस फेस करने के लिए एक ट्रेड मैच्योरिटी, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी आना अपने आप में बहुत जरूरी है। यस, आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि कुछ इंपैक्ट अगर आपके ऊपर आता है तो आप उसे कैसे सहेंगे, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। इट इज अ ओवरऑल सिचुएशन वर्स्ट फॉर द वर्ल्ड। मैं कहता हूं जो तैयारी के साथ इसमें घुसेगा वो जरूर जीतेगा, और आई एम श्योर कि इस समय जो हमारा साइलेंस है, चाहे वो डिप्लोमेसी में या पॉलिटिकल या ट्रेड, ये साइलेंस हमारा दिखाता है कि ठीक है, हम इसके लिए तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं, और हम कर लेंगे। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। जब कोरोना निपटा दिया सर अमेरिका से बेहतर तरीके से, और वो कहते रहे, तो फिर बाकी और चीज़ों के लिए क्या डरना ही क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस डेकोरेटेड डिस्कशन के लिए, इस डेकोरेटेड पैनल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त निकालने के लिए।